इसका लेक्चर नंबर क्या है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स? लास्ट टाइम जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें क्लासिकल और जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है उसको पढ़ा था। आज हमने जो है वो एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है उसको स्टडी करना है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है इसमें जो एक्सियम्स हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के, वो हमारे पास 3 होते हैं। नंबर 1 जो एक्सियम है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी आर पॉजिटिव नंबर्स। The probabilities are positive numbers are 0। या तो प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, या पॉजिटिव होगी या 0 के बराबर होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये the probabilities are less than or equal to 1। ये लेस देन या इक्वल टू 1 के बराबर होती है। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर अगर कोई कंपाउंड इवेंट हो, इन केस ऑफ कंपाउंड इवेंट, यानी कि कोई इवेंट ऐसा है जैसे I+J है, मीन्स दैट either event I occurs or event J occurs। या I इवेंट अकर करेगा या J इवेंट अकर करेगा, और बोथ या दोनों। I भी कर सकता है, J भी कर सकता है, या दोनों अकर करेंगे। तो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज I+J। तो जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट की वो I+J होगी, और ये होगी हमारे पास P I+J इज इक्वल टू P ऑफ I प्लस P ऑफ J, यानी कि इकट्ठी प्रॉपर्टी। तो आप ये जो ताश का खेल खेलते हैं उसके अंदर हमारे पास जो है वो एक एस होती है और एक किंग होता है।
और 7 क्लब्स होते हैं। तो जब हम ड्रा करते हैं तो सिंगल कार्ड जो है वो उनमें से हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जब सिंगल कार्ड उसके अंदर से निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/52 प्लस 4/52 प्लस 1/52 दैट इज इक्वल टू 9/52 के बराबर होगी। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं ये ऐड हो जाएंगी उन कार्ड्स की, ठीक है। तो अगर इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर प्रोबेबिलिटीज जो है उनको आप ऐड नहीं कर सकते। देन द प्रोबेबिलिटीज शुड नॉट बी एडेड। तो फिर जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको हम ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास इवेंट्स हों और हम कहें कि ये इंडिपेंडेंट हैं, तो जो अकरेंस है ऑफ वन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकरेंस ऑफ अदर्स। इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर एक इवेंट अकर कर रहा है तो एक इवेंट का अकर करना दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी अकरेंस का दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं आ रही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 or more events are said to be independent। हम इनको इंडिपेंडेंट जो है वो कह सकते हैं इफ द अकरेंस ऑफ वन if the occurrence of one is not influenced by occurrence of others। ठीक है, अगर जो अकरेंस है वन की वो इन्फ्लुएंस ना हो अकरेंस ऑफ अदर से, तो तब हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है। कंसिडर करें 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं विच अकर साइमल्टेनियसली आर इन सक्सेशन। सपोज वन इवेंट कैन अकर इन n1 डिफरेंट वेज और अदर इवेंट जो है वो अकर करता है n2 डिफरेंट वेव्स के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो हैं जिसमें इन इवेंट्स अकर करेंगे साइमल्टेनियसली आर इन सक्सेशन, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 जो है वो इवेंट्स हैं, n1 डिफरेंट वेज में अकर कर सकता है और n2 डिफरेंट वे में अकर कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें 2 इवेंट्स इकट्ठे साइमल्टेनियसली अकर करेंगे वो होगा n = n1 n2। अब हम यहां पर कहते हैं कि m1 कोई नंबर ऑफ वेव्स हैं जो फेवरेबल हैं, m1 नंबर ऑफ वेव्स हैं जो फेवरेबल हैं फर्स्ट इवेंट के।
टू फर्स्ट इवेंट, पहले इवेंट के फेवरेबल है। ठीक है, उसके बाद m2 नंबर ऑफ वेव्स हैं जो सेकंड इवेंट के फेवरेबल है। नंबर ऑफ वेव्स फेवरेबल टू सेकंड इवेंट, जो कि सेकंड इवेंट के फेवरेबल है। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज हैं जिसमें दो इवेंट्स अकर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, वो फिर क्या होंगे, m इज इक्वल टू m1 m2। तो अब प्रोबेबिलिटी जो है अकरेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी अकर करने की P1 इज इक्वल टू m1 ओवर n1 होगी, और दूसरे की अकर करने की P2 m2 ओवर n2 होगी। अब जो कंपोजिट इवेंट है, यानी कि जो इकट्ठे दोनों अकर कर रहे हैं, वो होगा P इज इक्वल टू m ओवर n, और इसको लिख सकते हैं m1 m2 n1 n2। तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाई P2। तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की दो इवेंट्स की साइमल्टेनियसली या सक्सेशन में, ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज के। तो आप देख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P1 क्रॉस P2 के बराबर निकला है। ये प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज के अंदर जो है वो आंसर वो आपका आया है। ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और ये इवेंट कौन से थे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, साइमल्टेनियसली अकर करें, तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या करते हैं, उनकी प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब आप सपोज करें कि हमारे पास अगर दे आर के इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सपोज इफ वी हैव के इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर हमारे पास के इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है इन तमाम की अकरेंस करने की साइमल्टेनियसली या सक्सेशन में, वो क्या होगी, P1 मल्टीप्लाई बाई P2 मल्टीप्लाई बाई P3 सो ऑन मल्टीप्लाई बाई Pk। ठीक है जी, उसके बाद हमने देखना है नेक्स्ट एडिटिव लॉ। एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज का एडिटिव लॉ, तो ये लॉ एप्लीकेबल है दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ऊपर। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये दो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उनके ऊपर ये बेस करता है। तो दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं अगर उनकी अकरेंस जो है उनमें से किसी एक की प्रिवेंट करे
अकरेंस ऑफ अदर, यानी कि एक की अकरेंस की जो है वो दूसरे की अकरेंस को रोके तो हम ये कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो सच इवेंट्स कैन नेवर अकर साइमल्टेनियसली। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो फिर इस तरह के इवेंट्स का कभी भी साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते। द इवेंट्स which are mutually exclusive can never occur simultaneously। तो ये कभी भी साइमल्टेनियसली अकर जो है वो नहीं कर सकते। कंसिडर करें दो इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। सपोज करें कि यहाँ पर n नंबर ऑफ टोटल जो है वो इवेंट्स हैं और इक्वली लाइकली वेज हैं इन इवेंट्स के जो कि हैपन आउट होते हैं, जो कि उसके अंदर हमारे पास m1 जो है वो फेवरेबल है फर्स्ट को और m2 फेवरेबल है सेकंड इवेंट को। तो ये इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो नंबर ऑफ वेज जिसके अंदर आइदर फर्स्ट या सेकंड इवेंट हैपन कर सकता है उसको हम फिर सपोज करेंगे। सपोज करें कि आपके पास n टोटल नंबर है। सपोज वी हैव n टोटल नंबर, हमारे पास n टोटल नंबर हैं। अब इनके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इवेंट्स हैं जो फेवरेबल हैं वो क्या हैं, m1 प्लस m2। तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है फर्स्ट इवेंट की वो हमारे पास हो जाएगी p1 m1 ओवर n और सेकंड इवेंट की p2 m2 ओवर n। तो अब प्रोबेबिलिटी जो है अकरेंस की फर्स्ट या सेकंड इवेंट की वो हो जाएगी p m ओवर n इज इक्वल टू m1 ओवर n प्लस m2 ओवर n। तो ये हो जाएगा p1 प्लस p2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी एड्स हो गई है। और अब अगर आपके पास के म्यूचुअली अकरिंग इवेंट्स हों if there are k mutually exclusive events, अगर k हो तो फिर हम इसको लिख सकते हैं p1 प्लस p2 अप टू सो ऑन pk। अगर तो इंडिपेंडेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो फिर प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट आती है। और अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर जो है वो एड अप, प्रोबेबिलिटीज एड अप हो जाती हैं। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ additive of probability। तो इसको हम लॉ ऑफ एडिटिव ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसका नाम देते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक पैक है 52 कार्ड्स का, तो कैलकुलेट करें प्रॉपर्टी फॉर दिस कार्ड टू बी आइदर किंग और क्वीन।
कि इनमें से कौन सा कार्ड जो किंग या क्वीन होगा। तो चूंकि 52 कार्ड्स पैक के अंदर हैं, देयर आर 4 किंग्स एंड 4 क्वींस इन द पैक। 4 किंग के होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स, 4 किंग 4 क्वीन, 4 किंग के और 4 किंग के। तो किंग की जो प्रोबेबिलिटी है P1 किंग आने की, वो होगी 4/52 यानी कि 1/13। इसी तरह प्रोबेबिलिटी क्वीन के आने की P2 4/52 1/13। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट कार्ड के ड्रा करने की, जो इधर किंग हो या क्वीन हो, तो फिर P = P1 + P2 वो ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा P1/13 + 1/13, तो P = 2/13, यानी कि 2/13 उसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने देखना है परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। अच्छा, ये ना दानिश, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद मैं वो क्लास से वो पढ़ा लूँ, फिर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं तैयब साहब को इधर भेज देता हूँ, वो आ जाते हैं, तुम इधर आके पढ़ा देते हो, उतनी देर में मैं फिर इधर आ जाऊँगा। ठीक है, मेरा देर अच्छा, तो हम जो है वो एडिटिव लॉ हमने पढ़ लिया था। अब हमने परमुटेशंस और कम्बिनेशंस जो है उसको स्टडी करना है। तो वर्ड परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि कोई अरेंजमेंट की जाए, और कैसे की जाए, जिसमें वर्ड कम्बिनेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, जो ग्रुप्स को फॉर्म किया जाए। तो द वर्ड परमुटेशन means arrangement, and word combination means formation ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स की जो फॉर्मेशन है, अरेंजमेंट करना। अब अरेंज मतलब जैसा ये कुर्सियां पड़ी हुई हैं, इनको अरेंज कर लें या इन कुर्सियों के ग्रुप बना लें। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो हैं उनको हम कर सकते हैं कोई भी गिवन नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर, अब ये वाली जो कुर्सियाँ हैं ये तो एक तरह की हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, लेकिन वो प्लास्टिक की, वो पीछे ये प्लास्टिक की कुर्सियाँ जो हैं ये डिस्टिंग्विशेबल हैं, इनके अंदर आप डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टिंग्विशेबल हैं, इनको के वो बारे में अगर हम बात करें, तो अगर इनको हम गिवन नंबर जो है इनकी अरेंजमेंट्स बनाएं इन डिस्टिंग्विशेबल की, तो वो जो अरेंजमेंट्स बनेगी इन डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स की, उसको हम कहेंगे परमुटेशंस।
ठीक है, यानी कि जो डिस्टिंग्विशेबल है उसकी अगर अरेंजमेंट्स बनाई जाएं तो वो क्या कहलाती हैं, वो परमुटेशन कहलाती हैं। और ये जो है इसको हम फाउंड करते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट से ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग आर एट ए टाइम इज गिवन बाय, यानी कि किसी टाइम आर के ऊपर जो आप अरेंजमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसका फार्मूला होता है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं और r जो है वो टाइम है जिसके अंदर ये अरेंजमेंट्स जो हैं वो बनाई गई हैं, ठीक है, और n p r ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ वे जो आप चूज कर रहे हैं 3 स्टिक्स और चाक के लिए आउट ऑफ 10, यानी कि आपके पास 3 स्टिक्स हैं ऑफ चाक आउट ऑफ 10 में से, तो फिर इसके नंबर ऑफ वेज जो हैं वो जो चूज आप करेंगे वो क्या होंगे, 10 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल 10 ज़रब 9 ज़रब 8। ठीक है, तो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनको आप मेड करते हैं आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग some or all at time such that other of their placement is not taken into account are called combinations। ठीक है, अब जो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं जिनको हम मेड करते हैं आउट ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ, मैंने कहा वो जितने गिवन नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर से जितने डिफरेंट ग्रुप्स आप लेते हैं उनमें से कुछ या सारे एट ऑल टाइम, और ये ऐसा ऑर्डर हो कि देयर प्लेसमेंट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, कि उनकी जो प्लेसमेंट है उसको कंसिडर मतलब किसी भी तरह उनको प्लेस कर दिया जाए, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो कम्बिनेशंस। तो कम्बिनेशन जो आता है, अगर आप कहें कि जो नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप लेते हैं किसी टाइम आर के ऊपर, तो जो कम्बिनेशन है उसका ये तो परमुटेशन का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो कम्बिनेशन का जो फार्मूला है एन सी आर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास 3 पीस ऑफ चाक है जिसको 10 में से आप लेते हैं और पुट करते हैं इनको एक बॉक्स के अंदर, 1 बॉक्स में। नाउ हम चूज कहते हैं एनी अदर 5 और 5 और उनको प्लेस करते हैं इन बॉक्स 2 दूसरे बॉक्स के अंदर। देयर आर रिमेनिंग 2 विच गो इनटू द थर्ड बॉक्स। अब पीछे 2 हैं जो कि थर्ड बॉक्स में चले जाते हैं। हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन। अब ये कितने तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। अब क्या 3 पीस ऑफ चाक हैं 10 में से, एक में रखे, बकिया 5 जो हैं 10 हैं टोटल, 3 एक में रखे, बकिया 5 एक में रखे और बाकी जो 2 रह गए उसको एक में रख बॉक्स में। अब कितने तरीकों से हम जो है हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन, कितने तरीकों से आप ये कर सकते हैं। तो द फर्स्ट 3 आर चूजन इन द नंबर ऑफ वेज। तो जो फर्स्ट 3 हैं उनके लिए 10C3 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ये आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो अगले 5 हैं उनके लिए C5 और 7 यानी कि 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अगले 2 जो हैं 2 ही रह गए, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। अब ये तीनों इवेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। These 3
इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये तीनों इवेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेकिंग ऑफ चॉइसेस जो हैं वो W विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगी। अब इसको अगर फार्मूले को जनरलाइज कर दें, यानी कि हम कहें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं फॉर n पीसीज ऑफ चाक विद ni इन बॉक्स, तो फिर W जो है यानी कि ये इसको जनरलाइज कर दें तो W हमारे पास आ जाएगा ni फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n2 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये जनरलाइज फार्मूला इसका बन जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है इसको आप यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ एनर्जी कैन बी रेंज बिटवीन डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल लेवल्स इन एन आइडेंटिकल सिस्टम्स। यानी कि अगर आपके पास एन आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं और उनके अंदर आपने एनर्जी को चेंज करना, एनर्जी को जो है वो अरेंज करना है, तो ये फार्मूला यूज़ करके आप एनर्जी को अरेंज कर सकते हैं। एन आई जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टाइम्स द दिस क्वांटम स्टेट इज ऑक्यूपाइड। एन आई का मतलब है कि जो क्वांटम स्टेट है वो कितनी दफ़ा ऑक्यूपाइड है हो सकती है। एन आई इट रिप्रेजेंट्स the number of times this quantum state is occupied. अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो हमने देखनी है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ी हुई है हमने पहले मेरा ख्याल है, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी पढ़ा हुआ है हमने पहले। अच्छा ठीक है, इसमें जो है हाँ ये हम स्टडी करके देख लेते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किसी वेरिएबल x के अंदर मीन होती है x स्मॉल की। यानी कि अगर कोई वेरिएबल x है तो इसकी मीन होगी x एवरेज, और वेरिएंस इसकी होगी डेल्टा x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक वेरिएबल x विद मीन x एंड वेरिएंस डेल्टा x, ये क्या इज ए स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ये एक स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन है with probability
डेंसिटी फंक्शन। और वो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, 1/2 पाई डेल्टा एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। और ये किस डोमेन में है? ऑन डोमेन एक्स माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं इनको अगर मैं प्लॉट करूं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, तो ये पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करने लगा हूं। ये इस तरफ x है और ये हमारे पास p ऑफ x है। इसी के साथ ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है और ये गॉसियन फंक्शन मैं ड्रा करने लगा हूं x, ये f ऑफ x, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है f ऑफ x। ये जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बाज़ दफ़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो डी मोरी एक साइंटिस्ट था जिसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ली थी एज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि ये गॉसियन जो है इसको बाज़ दफ़ा नॉर्मल भी कहते हैं और डी मोरी एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको एज एन अप्रॉक्सीमेशन के तौर पर लिया जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये जो है इट वाज इसको यूज़ किया गया था लेप्लास ने 1783 में टू स्टडी मेजरमेंट एरर्स एंड बाय गॉस इन 89 इन द एनालिसिस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डेटा। यानी कि लेप्लास ने भी इसको यूज़ किया था और गॉस ने भी इसको यूज़ किया था इन डिस्ट्रीब्यूशंस को, जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था उसको एनालिसिस करने, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, किसी डेटा से ही वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनती है। तो जो अब आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लेते हैं बाय टेकिंग, इसके अंदर x को ले लेते हैं 0 और डेल्टा x स्क्वायर को ले लेते हैं 1 इन ए जर्नल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी जर्नल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो एनी नॉर्मल जो आर्बिट्रेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में बाय चेंजिंग वेरिएबल्स। और वो वेरिएबल्स आप कैसे चेंज करेंगे कि ये z ले लें x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय डेल्टा x के, ठीक है। और यहाँ पर अब p ऑफ x जो फंक्शन है p ऑफ x dx ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट e की पावर माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड डी जेड स्क्वायर ओवर 2 डी जेड। तो अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फाई ऑफ जेड ये देता है आपको प्रोबेबिलिटी दैट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल अज्यूम द वैल्यू इन इंटरवल 0 एंड z, यानी कि फाई ऑफ जेड
फंक्शन आपको देगा प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की इसके अंदर 0, z में, यानी कि 0 से z तक लिमिट ले लेंगे तो फाई ऑफ z हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 0 से z e की पावर माइनस x स्क्वायर e की पावर माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx dz, क्योंकि हमने इसको z में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फिर ये क्या है, ये बेसिकली एक लिमिटिंग केस है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर ये केस है तो अगर आप सपोज करें कि हमारे पास एक सैंपल है जिसका साइज n है और वो बहुत लार्ज हो जाता है एक केस के अंदर, हमारे पास क्या सैंपल साइज है n और ये बहुत लार्ज हो जाता है इन केस p ऑफ p n/n। तो जो वेरिएंस है यहाँ पर वो हम लेंगे x n p, x n p और डेल्टा x का स्क्वायर लेंगे n p q, और यहाँ पर q जो है ये 1 माइनस p के बराबर है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप इसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी p ऑफ x dx इज इक्वल टू 1 के बराबर जो है वो ले लें। तो ये आपके पास एक क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो आपको प्रोबेबिलिटी देता है कि वेरिएबल जो है विल अज्यूम वैल्यू लेस देन इक्वल टू x, यानी कि वो वैल्यू अज्यूम कर रहा है जो लेस देन इक्वल टू x है। तो फिर इस सूरत में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, f ऑफ x 0 से x p ऑफ x प्राइम dx प्राइम। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई डेल्टा x अंडर रूट 0 से x e की पावर माइनस x प्राइम माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा x का स्क्वायर और dx प्राइम। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी बहुत सारी कन्वीनियंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल विद अननोन डिस्ट्रीब्यूशंस हों तो उस सूरत में, यानी कि रैंडम वेरिएबल्स हों और अननोन डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर नॉर्मल अज्यूम करते हैं, स्पेशली इन फिज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। और इसके अलावा इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जहाँ पर हम नॉर्मल सम डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो obtain करते हैं रिस्पेक्टिवली एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है जी, फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद आर्बिट्रेरी मीन्स एंड वेरियस इज आल्सो नॉर्मल। तो नॉर्मल रेशो डिस्ट्रीब्यूशन जो है obtain होती है फ्रॉम x ओवर y हैज़ ए काशी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो इसके अंदर बार बार हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें मुझे ज़रा एक और फिगर बनानी पड़ेगी।
ये मेरे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है पी ऑफ पी एन एन, और इसको हमने प्लॉट किया है इस तरफ P 0.5 N 15 के साथ। तो यहाँ पर ये कुछ हिस्टोग्राम्स बनेंगे। ऐसे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आई। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हो विद अननोन डिस्ट्रीब्यूशन तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अननोन रैंडम वेरिएबल्स हो तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होती है। तो अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमने यहाँ इन डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो हम कौन से वेरिएबल्स लेते हैं, एक्स और वाई, या एक्स प्लस वाई कर लेते हैं या एक्स माइनस वाई जो है वो कर लेते हैं। तो अगर ना इसकी रेशो फाइंड करनी हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो रेशो जो है वो एक्स ओवर वाई के बराबर होती है। ठीक है जी, तो ये आप जो रिव्यू था इसका थर्मोडायनामिक्स का वो कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने पढ़ाया है ना वो इस किताब में से ये जो प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन है और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना वो इस बुक में से पढ़ाया है मैंने, तो वो उधर से आप लोगों ने इसको स्टडी कर लेना। ठीक है, फार्मूले मैंने लिख दिए, एक्सप्लेन कर दिए, जो रिटर्न है ना वो वहाँ से पढ़ लें।